हमारी जिंदगी वन वे ट्रैफिक की तरह नहीं होती, जहां सड़क अगर हमें ठीक मिले, रास्ता ठीक हो तो हम अपनी मनचाही गति से आगे बढ़ते रहें और दूसरा कहीं से कोई प्रवेश ना कर सके, इसकी चिंता ही नहीं होती और हम बस अपनी ड्राइविंग पर ध्यान लगाकर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं होता। बर्दाश्त या कहें कि सहने की क्षमता का संबंध किसी दूसरे से ना होकर सीधे तौर पर खुद हमसे है। हम निजी रिश्तों, प्रोफेशनल जिंदगी और यहाँ तक कि सड़क पर चलते हुए भी एक दूसरे को कितना सहन करते हैं, इससे हमारे जीवन की दिशा तय होती है। बिल्कुल। आज के दौर में अगर हम देखें तो बहुत कम युवा ऐसे हैं जो टीम कल्चर को समझते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त या सहने की क्षमता रखते हैं। बर्दाश्त करने की बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई चीज अगर हमें पसंद नहीं लेकिन हमारे जीवन साथी, दोस्त, सहकर्मी या हमारे आसपास जो भी है उन्हें प्रिय है, तो हम उसको उसके लिए कितनी जगह देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा प्रीति आपने। जैसे कि हम अपनी बर्दाश्त करने की क्षमता को स्वीकार करने लगते हैं, हमारे जीवन का नजरिया बदल जाता है। ऐसा करके हम कहीं अधिक स्नेहिल, प्रेम करने वाले और खुद के लिए नए दरवाजे खोलने वाले बन जाते हैं। बस इतना कहना जरूरी है कि सहन बर्दाश्त करने की बात मानवीय रिश्तों, समझ से संबंधित है। इसका संबंध किसी रूप में अन्याय, सामाजिक कुरीति, अत्याचार से नहीं है। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। और आइए हेलो इंडिया की शुरुआत करते हैं बड़ी राष्ट्रीय सुर्खियों के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अगले वित्त वर्ष का बजट पेश किया। अगले वर्ष विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से 4 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, जिसमें पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश पर खास जोर दिया गया है। बजट में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण गारंटी कोष के तहत 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बजट में 14 विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पैकेज की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव किया गया है। आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी स्कीम को मार्च 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव इसमें किया गया है। इसके तहत मिलने वाली राशि 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। बजट में भारतीय रेल में पूंजीगत निवेश के लिए 1,37,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। अगले 3 वर्षों में नए संस्करण की 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला के लिए सहायता के लिए एक स्टेशन, एक उत्पाद वाले सिद्धांत को प्रचारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बजट बुनियादी ढांचे, निवेश और विकास के साथ रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और आम आदमी के लिए नए अवसर पैदा करेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बजट में ग्रीन जॉब के क्षेत्र के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार पर्वतमाला योजना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे पहाड़ी इलाकों के लिए शुरू की जा रही है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये बजट। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने डिजिटल मुद्रा पर सरकार के प्रस्ताव को उचित बताया और कहा कि जहां तक डिजिटल मुद्रा का संबंध है, सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस के पी चिदंबरम ने डिजिटल मुद्रा के प्रस्ताव को गैर जरूरी बताया। उद्योग जगत ने भी बजट का स्वागत किया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि बजट में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को
ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया गया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की ने आम बजट 2022 को विकास से भरपूर बजट बताया। निर्वाचन आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 15 विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। निर्बाध चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने पर्यवेक्षकों के साथ बातचीत भी की। चुनाव आयोग ने कहा है कि विशेष पर्यवेक्षक राज्य में काम कर रही चुनावी मशीनरी के कार्यों का निरीक्षण और निगरानी करेंगे। आयोग ने यह भी कहा कि जमीनी स्तर पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और मतदाताओं के अनुकूल चुनाव कराने के लिए पर्यवेक्षक आयोग की आंख कान की तरह काम करेंगे। भारत के जाने माने हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश को वर्ष 2021 में उनके प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। ये सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय हैं श्रीजेश ने स्पेन के और इटली के खिलाड़ी को पीछे छोड़कर यह सम्मान अपने नाम किया। श्रीजेश भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य रहे हैं। श्रीजेश को लगभग 1,27,000 वोट मिले। 33 वर्षीय श्रीजेश इस पुरस्कार के लिए मनोनीत होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने उनके नाम की सिफारिश की थी। अक्टूबर में FIH स्टार्स अवार्ड्स में श्रीजेश को 2021 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया था। श्रीजेश ने 244 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। और आइए अब बात करते हैं NEWS यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों कोनों से राज्यों से आ रही बड़ी खबरों की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। उन्होंने धान और गेहूं में सरकारी खरीद में वृद्धि किए जाने के प्रावधान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों के हित में है और बजट में देश के बुनियादी ढांचे के वृहद विकास का प्रावधान किया गया है, जो कि सराहनीय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख नए मकानों के निर्माण का प्रावधान भी सराहनीय और महत्वपूर्ण है। उधमपुर जिले और रामबन जिले के बनिहाल के आम लोग, उद्योग मंडल, छोटे दुकानदार और गृहिणियों ने केंद्रीय बजट 2022-23 का स्वागत किया है। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ राहत उपलब्ध कराने के संतुलित बजट को पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद दिया। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इससे किसानों को राहत मिलेगी। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता मुनगंटीवार ने कहा कि यह बजट आने वाले 25 वर्षों में देश के विकास का ब्लूप्रिंट है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के 5वें दिन 729 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि इससे पहले 619 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इसके साथ ही अब तक 1348 नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं। नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसमें 2 वर्तमान विधायक केच जॉय किशन थांगमईबंद सीट से और मोहम्मद असदुद्दीन जिरीबाम विधानसभा क्षेत्र से शामिल हैं। मणिपुर के पूर्व पुलिस महानिदेशक LM खाउते को भी इस सूची में शामिल किया गया है। खाउते चुराचंदपुर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि TH बृंदा देवी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के रूप में यास्कुल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने के बाद कुल 632 उम्मीदवार अब रह गए हैं। इन सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार 95 उम्मीदवारों ने कल अपना नामांकन वापस लिया है। इसके पहले 21 जनवरी को अधिसूचना जारी होने के बाद 750 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए थे, जिसमें 29 जनवरी के बाद 23 नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए थे। गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले 10 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, शराब, कीमती धातु और मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। राज्य सरकार ने 14 फरवरी को होने वाले मतदान को देखते हुए 12 से 15 फरवरी की शाम 5 बजे तक
राज्य में शराब की बिक्री और उसके लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। शराब की बिक्री पर प्रतिबंध मतगणना के 2 दिन बाद भी रहेगा। माफ कीजिएगा, मतगणना के दिन। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए प्रतिबंधों में कुछ और ढील देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने समुद्र तटों, तरणताल, मनोरंजन पार्क और स्पा को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या पर लगी रोक हटा ली गई है। राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि सभी राष्ट्रीय पार्क और सफारी नियमित समय से खुलेंगे। यात्रियों के लिए टीकाकरण आवश्यक है। वहीं विवाह समारोह में खुले मैदान और बैंक्वेट हॉल की 25% क्षमता अथवा अधिकतम 200 लोगों जो भी कम हो उनमें से के शामिल होने की अनुमति दी गई है। स्थानीय सांस्कृतिक और लोक मनोरंजक कार्यक्रमों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य में कुल 15,140 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। 39 लोगों की संक्रमण से मृत्यु भी हुई और 35,453 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। और राज्यवार सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन साम्राज्य के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री महामहिम शाही प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा के साथ कल फोन पर बात की। महामहिम शाही प्रिंस सलमान ने भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत और बहरीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और इस बात पर संतोष जताया कि इन संबंधों ने राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की है। भारत और बहरीन 2021-22 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान बहरीन में भारतीय समुदाय की उत्कृष्ट देखभाल करने और उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बहरीन के नेतृत्व को धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामहिम राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा का अभिवादन किया और महामहिम शाही प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द भारत की यात्रा पर आने का अपना निमंत्रण भी दोहराया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के मुद्दे पर रूस और अमेरिका के राजदूतों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने बताया कि ये झड़प यूक्रेन की सीमा पर रूस की ओर से बड़ी संख्या में सैनिक तैनाती के मुद्दे पर अमेरिका की चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान हुई। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि दशकों बाद यूरोप में इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई है। संयुक्त राष्ट्र में रूस की राजदूत ने अमेरिका पर रूस के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने और उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये रवैया उसके देश को स्वीकार नहीं है। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके खिलाफ और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपने करीब 1 लाख सैनिकों के अलावा टैंक और मिसाइल तैनात किए हैं। भारत ने कहा है कि वो रूस और अमेरिका के बीच चल रही उच्च स्तरीय सुरक्षा वार्ता और पेरिस में नॉर्मेंडी फॉर्मेट के तहत यूक्रेन के घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बयान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत ऐसा समाधान खोजने के पक्ष में है जो सभी देशों के वैध सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए तनाव को तुरंत कम कर सके और इससे क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि वो सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में भी हैं। त्रिमूर्ति ने कहा कि इस मुद्दे का हल सिर्फ राजनयिक वार्ता से हो सकता है। इससे पहले भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ जिसमें इस पर मतदान होना था कि यूक्रेन पर रूसी हमले के खतरे पर चर्चा की आवश्यकता है या नहीं। 10 सदस्य देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, घाना, अल्बानिया, नॉर्वे, ब्राजील, मैक्सिको और आयरलैंड ने यूक्रेन मुद्दा उठाने के पक्ष में मतदान किया। दूसरी तरफ सिर्फ 2 सदस्य देश रूस और चीन ने इसके खिलाफ मतदान किया। 3 सदस्य भारत, गैबोन और केन्या मतदान प्रक्रिया में उपस्थित नहीं रहे। सुरक्षा परिषद को चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए केवल 9 मतों की आवश्यकता थी। भारत और बांग्लादेश के बीच बीनापोल पेट्रोपोल व्यापार चौकी के जरिए आयात निर्यात की गतिविधियों को फिलहाल निलंबित किया गया है। इस चौकी के भारत की तरफ ट्रक चालकों, मजदूर संगठनों और अधिकारियों के बीच वार्ता में कोई सहमति नहीं बन पाई। स्थानीय परिवहन और ट्रक चालकों के संघ और आईसीपी ने मजदूर यूनियन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। उनका आरोप है कि
ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन और अन्य कागजात की जांच करने के दौरान उनका उत्पीड़न किया जाता है। हड़ताल खत्म करने के मुद्दे पर इन संगठनों और बीएसएफ कमांडेंट और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक भी हुई। मजदूर संघ कोविड महामारी के दौरान पिछले 2 वर्ष में समाप्त कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए 6 महीनों का समय देने की मांग कर रहे हैं। इस बीच इस चौकी पर बांग्लादेश की तरफ से माल उतारने और लादने की गतिविधि सामान्य रूप से जारी है। पेट्रोपोल दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा भू बंदरगाह है। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 30% व्यापार इसी बंदरगाह के जरिए होता है। उत्तरी यूरोप में एक शक्तिशाली शीतकालीन तूफान में कई लोगों की मौत हो गई। साथ ही इससे बहुत ज्यादा संख्या में घरों और वाहनों को नष्ट कर दिया है। ब्रिटेन, डेनमार्क, पोलैंड और जर्मनी में तेज हवाएं चली और सैकड़ों घरों की बिजली चली गई। पुलों को बंद कर दिया गया और रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई। समुद्र तटों पर आवाजाही रोकनी पड़ी क्योंकि तेज लहरों के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई थी। बिजली की लाइनें कट जाने के बाद पूरे इंग्लैंड में लगभग 1,30,000 घरों में बिजली नहीं थी। और आइए इन तमाम बड़ी खबरों के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी गतिविधियों पर। आज की बड़ी गतिविधियों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यक्रम में बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर आज संबोधित करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत राज्यसभा में आज चर्चा की शुरुआत होगी और बीजेपी सांसद गीता चंद्रप्रभा करेंगी प्रस्ताव और श्वेत मलिक करेंगे प्रस्ताव का समर्थन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की शुरुआत भी होती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में भी आज चर्चा होगी। चर्चा की शुरुआत बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी करेंगे और प्रस्ताव कमलेश पासवान रखेंगे। प्रस्ताव का समर्थन भी किया जाएगा और चर्चा में कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के सांसद हिस्सा लेंगे। इसके अलावा दोनों सदनों में पेश किए जाएंगे परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की प्रतिवेदन। साथ ही कार्यमंत्रणा समिति का 28वां प्रतिवेदन भी लोकसभा में आज पेश किया जाएगा। सभा पटल पर उद्योग संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट आज रखी जाएगी। साथ ही आज विश्व नमी भूमि दिवस है। इसका उद्देश्य लोगों और पृथ्वी के लिए नमी भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष की थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। और फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक पर जाते जाते तिब्बती बौद्ध उत्सव की झलक आपको दिखाते हैं। लद्दाख की समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक विरासत के इस उत्सव ये जो था इसका मुख्य आकर्षण रहा रंगीन मुखौटा नृत्य। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर। संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, राष्ट्र से क्या सिक्योरिटी, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आज सुबह 9 बजे संसद टीवी पर। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और आइए अपना नजर डालते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास पर। आइए आपको बताते हैं इतिहास के पन्नों में 2 फरवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं।
2 फरवरी वर्ष 1889 में राजकुमारी अमृत कौर का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। अमृत कौर भारत की एक प्रख्यात गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। वह भारत की राजनेता और स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री रहीं। वह महात्मा गांधी की अनुयायी और लंबे समय तक उनकी सचिव रहीं। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कौर ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसकी पहली अध्यक्ष बनी। 2 फरवरी वर्ष 1943 में सोवियत सरकार ने दक्षिणी रूस के स्टालिनग्राड पर जर्मन सेना के समर्पण की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही स्टालिनग्राड के लिए 5 महीनों से जारी भीषण लड़ाई खत्म हो गई। इस लड़ाई को अब तक के सबसे भयानक युद्ध के रूप में वर्णित किया गया है। इस लड़ाई में 2 दिन के भीतर 45,000 जर्मन सैनिकों को बंदी बनाया गया। इस तरह पकड़े गए कुल जर्मन सैनिकों की संख्या 90,000 से ज्यादा हो गई। -30 डिग्री तापमान वाले युद्ध क्षेत्र में महीनों से लड़ रहे इन सैनिकों की दशा भूख से दयनीय हो गई। जर्मनी के शासक हिटलर के लिए ये बहुत बड़ी पराजय साबित हुई। और इतिहास के पन्नों के बाद आइए अब बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट फाइनेंस ज्ञान की। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया में जो बचत करने की आदत है वो हम भारतीयों में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, हमारा आज का किया गया छोटा सा निवेश भविष्य में हमारी बड़ी मदद कर सकता है। लेकिन ये भी जरूरी है कि आप अपनी मेहनत की, आपकी जो कमाई है वो सही जगह पर निवेश करें, क्योंकि गलत जगह पर किया गया निवेश आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर इस बात की हमें जानकारी होगी कि हमारा पैसा कहाँ सुरक्षित है और कहाँ निवेश करने पर जोखिम ना के बराबर है, तो हम अपने भविष्य की जरूरतों के लिए सही इंतजाम कर सकते हैं। फाइनेंस ज्ञान में आज हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे कि निवेश के दौरान किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। आज हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं अर्थशास्त्री और लेखक विनायक सप्रे। जब आप निवेश कर रहे हो तो एक बात जरूर ध्यान में रखें कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, और भले ही आपको कोई कितनी भी बात बताए कि 6 महीने में पैसा डबल हो जाएगा या 1 साल में 4 गुना हो जाएगा, ऐसी अनर्गल बातों पे ध्यान न दें, बल्कि अपने विवेक से काम लें। क्योंकि कोई भी भविष्यवेत्ता ये बता नहीं सकता कि बाजार की जो चाल है, स्पेशली शॉर्ट टर्म में यानी लघु अंतराल में बाजार किस तरफ पहुंचेगा, ये किसी का अंदाजा नहीं होता। तो रहीम साहब का ये दोहा, जब वो कहते हैं रहीमन बात अगम्य की, कहानी सुननी की नहीं, कि आगे की जो बात है ना, इसके बारे में सुना जाए या कहने की कोई बात नहीं है, कहानी सुननी की नहीं। इसको जितना अवॉइड किया जाए उतना अच्छा। जो जानत है सो कहत नहीं, जिसको पता है, तो किसको पता है? ईश्वर को पता है, वो आके आपको बताता नहीं। कहत सो जानत नहीं, और जो दावे करता है उसको दरअसल मालूम नहीं होता। तो इन छलावा बातों में ना आकर अपने गाढ़ी मेहनत की कमाई के साथ न्याय कीजिए। उद्देश्यों को अपने ध्यान में रखिए कि किस लिए निवेश कर रहे हैं। यहाँ पर ये बताना जरूरी है प्रीति की बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दरअसल कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 2 पारियों में संसद का सत्र चल रहा है। सुबह राज्यसभा की कार्यवाही होगी और उसके बाद दोपहर मतलब 3 बजे के बाद शाम को 4 बजे से लोकसभा की कार्यवाही होगी, और इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण के तहत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। और फिलहाल यहाँ पर मुझे और पराक्रम को इजाज़त दीजिए, आपसे इस समय विदा लेने का वक्त हो गया है। लेकिन जाहिर तौर पर जो कोरोना के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, एक बार फिर आपको याद दिला रहे हैं कि उसे निभाते रहिए, मास्क जरूर पहनिए। और जाते जाते आज के कलाकार के साथ आपको बिल्कुल, आज के कलाकार की बात करें तो आज के कलाकार हैं सितार वादक पंडित कुशल दास और कल्याणजीत दास। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित अनिंदा चटर्जी और अनुव्रत चटर्जी। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इनकी मनमोहक प्रस्तुति के साथ। मुझे दीजिए, प्रीति को दीजिए इजाजत, और अब से कुछ देर बाद संसद टीवी पर जरूर देखिए संसद में आज, ठीक सुबह 9 बजे से। नमस्कार।